हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो बच्चे नीट तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। क्योंकि एक तरीके से आपका जो बैकलॉग रहा होगा पिछले 11th क्लास का, जो 12th में बच्चे होंगे, है ना, उनका ये वन शॉट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। प्लस जो हमारे 11th के बच्चे हैं, जिनका मिड टर्म चल रहा है स्कूलों में, उनका भी रिवाइज हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। प्लस जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जैन में पेपर होगा। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, इसका नाम है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। ये चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये चैप्टर जो है हमारा किस तरीके से रिएक्शंस वगैरह, है ना, कैसे क्या केमिकल बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से होती है और क्यों होता है। ठीक है। कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको पूरा एक चार्ट में समझा दूंगा ना, रिवाइज भी करवा दूंगा। देखो, सबसे पहली चीज, जो हमारा बॉन्ड है ना, बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कुछ नहीं है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम के मॉलिक्यूल को बाइंड बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, उसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्डिंग, इस चीज की बॉन्डिंग कैसे हो गया ना, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, है ना, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। बॉन्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है। बॉन्ड को आप क्लासिफाई करते हो दो पार्ट में। आइदर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड क्या हो सकता है, आइदर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और बॉन्ड क्या हो सकता है, आइदर वीक हो सकता है ना। बॉन्ड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, आइदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। आइदर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है या फिर वो वीक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हमने बॉन्ड के बारे में पता चला कि भाई अच्छा, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो क्या बोलना है आपको? कि जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल हो। इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल, बॉन्ड है तो उसके बीच कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, किलो जूल पर मोल हो, तो यानी वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और यदि एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल हो, तो वो क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा। ठीक है। ये हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में क्लासिफाई कर लिया, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट इज वीक बॉन्ड। बॉन्ड तो समझा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो आसान है, जो दो एटम्स के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। रिवीजन भी मैं साथ साथ करवाते जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। एक तो अपना होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। जिसमें क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मैं यदि आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको समझाऊं, आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो सपोज करो आप NaCl की फॉर्मेशन पढ़ते हो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281। ऑक्टेट रूल आया था। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था? लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। अब लास्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें 8 चाहिए, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, है ना। अंदर 7 करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इससे एक बाहर करेंगे। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या बनाएगा? सोडियम प्लस बनाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है, वो जा कहाँ रहा है? तो ये आपका कैसे होगा? क्लोरीन की बात करते हैं, मान लो सपोज करो, तो क्लोरीन का टॉपिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा, वो कौन गेन करेगा? भाई क्लोरीन गेन करेगा। इसकी हो जाएगी 288। कब? जब क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? फॉर्मेशन Na जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? Cl को दे रहा है, तो Na पे प्लस चार्ज आ रहा है और Cl पे माइनस चार्ज आ रहा है। समझ में आया? दिस इज एक्चुअली आयनिक बॉन्ड। अब आपको आयनिक बॉन्ड तक ही नहीं देखना, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी समझनी पड़ेगी, वो भी आपके सिलेबस के अंदर है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब यदि आयनिक बॉन्ड है, तो यानी इसमें अपोजिट आयंस है, फॉर एग्जांपल Na प्लस और Cl माइनस। यदि ये अपोजिट आयंस हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, काफी अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप पहला पॉइंट क्या बोलोगे?
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो आप स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद? ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा? क्योंकि अपोजिट है तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और उसके बाद यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मतलब हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ये समझ में आ गया? दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है वो इस बात की कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन द मोल्टेन स्टेट। इसका क्या मतलब है सर? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, है ना, सोडियम से क्लोरीन की ओर जा रहे हैं। और हमने करंट में ये चैप्टर पढ़ा है क्लास 10th में, यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो मतलब करंट भी जनरेट होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेंगे तभी आपका करंट का जनरेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे? जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, है ना। थ्री का एग्जाम्पल देखा था, उसने क्या करा था, यूरिन जो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या, आयंस उसके ट्रेवल कर रहे थे ना थ्रू आवर बॉडी टू द सर्किट, से वो शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो NaCl एग्जांपल आपको दिया मैंने कि ये मोल्टेन स्टेट में ना आयंस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये आपका क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की। तो हमने क्या पढ़ा? हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया अच्छे से, है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप का इसमें बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ना तो दो टाइप के बॉन्ड बनाएगा। मैं दोनों समझाता हूँ आपको ना, लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा बॉन्ड बना रहा है ये। यदि शेयरिंग हो रही है ना तो दो टाइप का बॉन्ड बनाएगा, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक, ठीक है, तो इसमें एक चीज लिख लो आप, में एक चीज लिख लो, इक्वल शेयरिंग। यदि शेयरिंग इक्वल होगी ना, यदि इक्वल शेयरिंग होगी, यदि वो इक्वल शेयरिंग कर रहा है तो इसका मतलब कौन सी बॉन्ड बनाएगा? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इक्वल शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इक्वल शेयरिंग में क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और यदि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, यदि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तब बनाएगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। कोवेलेंट तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं दोनों आपके लिए क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया जब मेरा इक्वल शेयरिंग होता है तो, और ये मेरा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया जब मेरा इक्वल शेयरिंग है तो। क्या सबको ये बात समझ में आई? चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी एनर्जी क्या थी? लेस देन 42 किलो जूल। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, वहां पर यदि इक्वल शेयरिंग हो रही है तो कोवेलेंट होगी, अनइक्वल है तो कोऑर्डिनेट होगी। हम दोनों के बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट में आपकी इक्वल शेयरिंग होती है तो अपने को पता है। कोवेलेंट में क्या होती है? इक्वल शेयरिंग होती है। अभी कैसे होती है कि मान लो कि मेरे पास, है ना, कोई भी दो एटम लो जिसकी हमें इक्वल शेयरिंग करनी है। सपोज करो कि हमने क्लोरीन ले लिया। अभी क्लोरीन के होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 17, 1 2 3 4 5 6 7। और यदि मैं दूसरा क्लोरीन लूं, ये वाला, इसके भी 17 होते हैं, तो 17 का मतलब क्या है? 287। इसलिए मैंने सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। इसके भी 17 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा? इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा।
तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सिमिलरली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो मतलब जब वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो उसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। और जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, उसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है ऑक्सीजन। कैसे? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन डालो इसके डॉट स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन का भी आप 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। देखो दोनों ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है ना? 4 6 हो गए, 2 8 हो गए। तो वो डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास? डबल बॉन्ड। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ये। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी भी 3 टाइप हो जाएगी। कौन सी? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चाहो तो आप लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। है ना? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एंड तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये मेरे कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन हो गई। तो यहाँ तक हमने बॉन्ड की क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि जब आयनिक बॉन्ड हो तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ठीक है। जब आयनिक बॉन्ड हो तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो आइदर इक्वल होगी तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, अनइक्वल होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाता हूँ आपको क्या होता है। तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझना है। कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती क्या है, इसको देखते हैं। भाई ऐसा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग नहीं होती, अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब कैसे होती है इसको समझते हैं। देखो ऐसा है, मान लो, मान लो कि मेरे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमने बनाया है। मान लो कि अनइक्वल शेयरिंग हमें करनी है। सपोज करो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है BF3। ध्यान देना, ये मेरा मॉलिक्यूल BF3 था। चलो पहले तो इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। BF3 मॉलिक्यूल है। अब BF3 मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एज अ हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको लुईस एसिड भी कहते हैं। अब जिन बच्चों, अच्छा ये इस बार नीट 2023 का क्वेश्चन भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो BF3 इसका आंसर होता। कैसे? क्योंकि लुईस ने बोला था कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो ये एसिड किस तरीके से था? यदि बोरोन है हमारे पास तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरोन का कितना होता है? 5। तो 5 का क्या लिखोगे? कॉन्फ़िगरेशन 2 3। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 2 3। और फ्लोरीन का भी हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन से, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे फ्लोरीन से, यहाँ से सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के। तो मतलब कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। यदि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक आपका BF3। तो BF3 का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये मेरा BF3 हो गया। सिमिलरली मैं NH3 बनाता हूँ, सपोज करो ये NH3 बनाता हूँ मैं। ये BF3 और मेरा ये NH3 है। नाइट्रोजन का तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बता, इसका BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास एक लोन पेयर भी है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो जब NH3 के पास जो लोन पेयर है ना, वो क्या करेगा? BF3 को बोलेगा कि भाई तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि तेरा काम हो जाए। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। समझा?
ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बीएफ बोरोन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड से ही शेयरिंग हो रही है, केवल नाइट्रोजन के साइड से ही शेयरिंग हो रही है, दोनों साइड से नहीं हो रही। केवल नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, बोरोन को। तो जब एक साइड से शेयरिंग हुई ना, देन इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल में क्या होता था, एन भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, बट यहाँ पर अनइक्वल हो रही है शेयरिंग, मतलब केवल नाइट्रोजन दे रहा है, बोरोन नहीं दे रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, और अनइक्वल शेयरिंग में क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अनइक्वल शेयरिंग में क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया। जब आपके पास अनइक्वल शेयरिंग होगी, इस तरीके से आप उसको डोनेट करोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको समझ में आया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होते हैं, और जहाँ पे एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इक्वल होगी तो कोऑर्डिनेट, अनइक्वल होगी तो, सॉरी, इक्वल होगी तो कोवेलेंट, अनइक्वल होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आते हैं वीक बॉन्ड पे। वीक बॉन्ड क्या होता है सर हमारा। तो वीक बॉन्ड हम दो टाइप के पढ़ते हैं। वीक बॉन्ड हम दो टाइप के पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। पहला जो वीक बॉन्ड है हमारा, दैट इज, पहला जो वीक बॉन्ड हम पढ़ेंगे, दैट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा बॉन्ड ना मैं आपको ना इसके अंदर ही क्लासिफाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और दूसरा जो वीक बॉन्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्सेस, पूरी की पूरी बॉन्डिंग आपकी समझ में आ जाएगी आज के बाद, कभी नहीं भूलोगे। जो भी जहां से भी क्वेश्चन उनको पूछना है पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन्डरवॉल फोर्सेस, हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं आराम से। अब देखो क्या हो रहा है, यदि मेरे पास वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ये मतलब होता है कि मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सपोज करो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ये कई बार मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है क्लास में, है ना। एक बार आप दोबारा देख लो, मैं इसको एक अलग एनालॉजी से समझाता हूँ। कि आपने यदि कभी सैंडविच खाया होगा, तो सैंडविच में जब जब खाते हो ना, तो सैंडविच में दो परत होती है, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, और बीच में स्टफ लगे होते हैं। तो जैसे सैंडविच होता है, वैसे ही आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऊपर हाइड्रोजन नहीं, बीच में हाइड्रोजन होगा, ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा होता है ये, ऐसा होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, नीचे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और बीच में हमारा क्या राज करेगा, हाइड्रोजन। बीच में हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। यहाँ पर मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। और बीच में मेरे पास क्या आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब बनेगा ना, इसको हम कहेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को देखा होगा आपने। ये मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, सपोज करो ये वाला, ये दो वाटर के मैंने मॉलिक्यूल बनाया। अब इन दो वाटर के मॉलिक्यूल को आप जब ध्यान से देखोगे, हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन एटम जो है वो बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहिए। हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, फ्लोरीन की, या फिर ऑक्सीजन की, या फिर नाइट्रोजन की। ये स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के बीच में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगी। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एच बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एच बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एच बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एच बॉन्ड क्यों, क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में नजर आ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, सपोज करो कि हमारा एच का मॉलिक्यूल है।
ये मेरा ऐसा HF का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में नजर आ रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड H बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये? H बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अपना हाइड्रोजन फंस जाएगा तो उसको कहेंगे हम H बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने H बॉन्ड पढ़ लिया कि H बॉन्ड क्या होते हैं। अब H बॉन्ड भी हमारे दो टाइप के होते हैं। H बॉन्ड भी हमारे दो टाइप के होते हैं। H बॉन्ड भी हमारा दो टाइप का होता है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर। और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब क्या होता है इंटर और क्या होता है इंट्रा, हम दोनों को समझते हैं। ठीक है। तो पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंटर और इंट्रा क्या होते हैं हम दोनों को समझते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से, यदि मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। देखो, यहाँ पर जो बॉन्ड हो रही है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल H2 का, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या कहलाता है ये दोस्तों? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, है ना। ये भी मेरा क्या इंटरमॉलिक्यूलर है, ये भी मेरा क्या इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आगे आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है? बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। अभी ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। अभी हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम डालने वाले हैं इसको। बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डालेंगे। तो मान लो कि मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का। पर जब आप ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये वाला हाइड्रोजन ना इस दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, और इसकी वजह से एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, जिसको हम चिलेशन कहते हैं, बाद में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको। तो मतलब कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में नजर आ रहा है, तो इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, नहीं इंट्रामॉलिक्यूलर। दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर समझ में आया? इन अ सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। तो दिस इज इंट्रा। ठीक है। ठीक है। तो इंटर क्या होगा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल। और इंट्रा क्या होगा? इन अ सेम मॉलिक्यूल। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, जिन दोस्तों को इंटर और इंट्रा समझ में आएगा उनको एक चीज और ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पर, कि आपके पास जब आपको इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर का डिफरेंस समझ में आ जाए, इसका मतलब आपका माइंड सही काम कर रहा है। बिकॉज कई बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन में पूछते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो हमने एच बॉन्ड पढ़ लिया, हमने बॉन्डिंग के सारे चीजें पढ़ ली। अब हमें बस वॉन्डरवॉल फोर्सेस पढ़ना है। ठीक है। जगह तो है नहीं, बट ट्राई करते हैं इसको और छोटा करने का। ठीक है। अब इसको छोटा कर दिया मैंने ताकि इसको मैं वंडरवॉल फोर्स पढ़ा सकूँ आपको। तो वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं ना, नीट के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार मेरे को हाई चांसेस लगते हैं नीट 2024 में वंडरवॉल फोर्स से एक क्वेश्चन पूछने का। इसलिए ध्यान से लेक्चर देखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वंडरवॉल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है।
तो वंडरवॉल फोर्सेस जब भी आप पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कि आप ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये एक्चुअली वीक बॉन्ड का फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्सेस, और वंडरवॉल फोर्सेस पोलैरिटी की वजह से आती है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि वंडरवॉल फोर्सेस का जो टाइप लिखेंगे ना, हम पहला टाइप होता है हमारा आयन डाइपोल, है ना, देखो पोलैरिटी की वजह से आ रही है। उसके बाद हमारा टाइप होता है इसका, नेक्स्ट टाइप इज डाइपोल डाइपोल। अनदर टाइप इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लास्ट में हमारा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में, तो लास्ट वन क्या होता है, तो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था टाइप, ये फोर्थ टाइप था, और पांचवा टाइप क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल का। ठीक है, इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, तो मैं लंदन फोर्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, क्या चाउमीन डाली है, मैंने एक साथ मैंने इसे लिखा बिकॉज आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। देखो ये चाहता तो मैं अलग पेज पे भी लिख सकता फ्रेश में, बट मैंने जानबूझ के एक ही चीज पे लिखा, अगर आपको रिवाइज करो इसको एज इट इज उतार लेना कॉपी पे अपने, और इसको एक ही पेज में आप पूरा रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, तीन चार पेज होंगे ना माइंड में, तो एक पेज होगा आपको लगेगा चल एक पेज ही तो रिवाइज कर लेंगे। तो कितने होते हैं, आयन डाइपोल डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड लंदन फोर्सेस। मैं आपको एक ही में सब समझा देता हूँ। पहला टाइप क्या था मेरा, आयन डाइपोल। ध्यान से देखना, पहला मेरा आयन डाइपोल था, मतलब कि मेरे पास क्या था दोस्तों, एक आयन था और एक मेरे पास क्या है, डाइपोल है। एक मेरे पास क्या है, डाइपोल। तो जब आयन और डाइपोल के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, उसके चार्जेस के बीच में, है ना, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जब अट्रैक्ट करेगा, तो देन इट इज कॉल्ड आयन डाइपोल। देन इट इज कॉल्ड आयन डाइपोल। ये जो अट्रैक्शन फील हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल। सिमिलरली जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल का मतलब है बिटवीन टू डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का मतलब है बिटवीन द टू डाइपोल। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक HCl है और मेरे पास दूसरा HCl है, तो भाई मुझे पता है इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो भाई क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से हल्का सा अट्रैक्शन डेवलप करेगा ना, तो ये कुछ ऐसा अट्रैक्शन डेवलप करता है, तो ये होता है डाइपोल डाइपोल। ये कुछ ऐसा होता है, दिस इज एक्चुअली डाइपोल डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आयन जो है ना वो डाइपोल इंड्यूस करना चाहता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, कि मेरे पास एक आयन है और मेरे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है Cl2। अब Na+ क्या कर रहा है, Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, सपोज करो, मतलब बिकॉज ऑफ दिस आयन Cl में पोलैरिटी डेवलप होना चाहेगी। तो मान लो इसकी वजह से Cl में पोलैरिटी आ रही है नेगेटिव की और पॉजिटिव की, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, बिकॉज आयन ने डाइपोल को इंड्यूस्ड करा है यहाँ पे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मैंने आपको तीन तरह के बताए। जो फोर्थ वन है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट भी है, मतलब सेम टाइप ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल को इंड्यूस्ड करेगा, डाइपोल जो है वो डाइपोल को इंड्यूस्ड करना चाहेगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक डाइपोल है HCl, और मेरे पास दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है Cl2। तो मुझे पता है कि भाई इसमें चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसकी वजह से ये थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करेगा, ये थोड़ा सा इधर खींचते हुए आएगा, तो इसके बीच में जो चार्ज है वो मान लो डेवलप हो गया हमारा पॉजिटिव, तो इस पे नेगेटिव। तो इसमें एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब लास्ट वाला जो है मेरा वो भी इंपॉर्टेंट है,
दैट इज induced dipole, लास्ट वन इज induced dipole। और लंदन फोर्सेज भी कहते हैं इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक डाइपोल है, नॉन पोलर है, और दूसरा भी नॉन पोलर कंपाउंड है जिसमें कि भाई कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये क्या करेगा, हल्का सा, यदि ये दोनों मॉलिक्यूल बल्की है ना, तो क्या होगा, ये हल्का सा इस साइड शिफ्ट होंगे, है ना, ये इस साइड शिफ्ट होंगे। तो इस पे सपोज करो चार्ज आ गया अपना डेल नेगेटिव, तो इस पे चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, तो इस पे डेल पॉजिटिव, सॉरी डेल नेगेटिव, तो इस पे डेल पॉजिटिव है तो डेल नेगेटिव, और डेल नेगेटिव है तो डेल पॉजिटिव। समझ में आया? तो यानी कि ये नॉन पोलर कंपाउंड था, बट बिकॉज ऑफ देयर बल्कीनेस, बिकॉज ऑफ देयर साइज, दोनों में क्या हुआ, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, बिकॉज दोनों में ही डाइपोल इंड्यूस्ड हो रहा है, दो पोल इंड्यूस्ड हो रहा है। तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा ना, वो मॉलिक्यूल आपस में उतनी जल्दी कोलाइड करेंगे और उनका डाइपोल अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस यदि होते हैं ना तो साइज छोटा होता है और उनका अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। बट ब्रांचेस यदि नहीं है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, साइज बड़ा होगा। नेवर माइंड, आप इसको समझ गए कि मान लो कि मेरे पास कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड को आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो, तो हमने आज के इस लेक्चर में ना पूरा का पूरा ना ओवरव्यू पढ़ लिया कि कैसे क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम और इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने आज पढ़ लिया कि बॉन्ड क्या होती है। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी जो है 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होनी चाहिए, और वीक बॉन्ड की एनर्जी कम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल हो तो कोवेलेंट बॉन्ड, अनइक्वल हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दो टाइप के, सैंडविच वाले बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आपके 5 टाइप के होते हैं। आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपको जो भी बताया। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, इसको अच्छे से कर लो। इसमें से क्वेश्चंस आपके जो इस बार नीट में इससे 2 क्वेश्चन है इसी टॉपिक से। आधे घंटे का टॉपिक आपको 8 मार्क्स दिला रहा है भाई, रैंक अभी कहाँ से कहाँ जाएगी। सोचो, BF3 का क्वेश्चन था इस बार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें पता है कि हाइपोवेलेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, हाइपो में कम होते हैं, हाइपर में ज्यादा होते हैं। पूछता है वो, इस हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। तो यार एक बार ना इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कैसे सर बता रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, नीट 2024 के लिए। तब तक के लिए